देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है सुबह 10 का। दमदार 10 शुरू हो चुका है। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अवधेश कुमार जी, अजीत द्विवेदी जी। बहुत स्वागत आप दोनों का। हर कोई ये पूछ रहा था, भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली, भारत को क्या मिला? बहुत सारी आशंकाएं थी, कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका ने हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में दखल देना शुरू कर दिया? आपको आज सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, सारे संशय के बादल छट जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील आज से लागू हो गई है। आज से अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा लिया है। साथ ही अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामानों पर आज से सिर्फ 18% का ही टैक्स लगेगा। जो अब तक 50% का टैक्स था, वो अब 18% का टैक्स है। इसे ऐसे समझिए कि 25% का वो जो पेनल्टी टैक्स था वो खत्म हो चुका है, और जो बचे हुए 25% थे उसमें से भी 7% हटा दिया गया है। तो 18% का अब ये टैक्स है जो अब लगेगा। खास बात यह है कि डील में भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों का ख्याल रखा गया है। बड़ी खबर आपको दे दें, इस डील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट न्यूज बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहा। पीएम मोदी ने कहा कि इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, किसानों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स को नए अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह समझौता मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरों के लिए नए अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे, निवेश और तकनीकी सहयोग को मजबूती मिलेगी। ये शानदार शुरुआत आप यूं कहें, ये शानदार डील आप यूं कहें, ये मेगा डील, और इस मेगा डील का फर्स्ट लुक जो है वो आ चुका है। पीएम मोदी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही डील में हुआ। किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया। डील से जिन अनाजों को बाहर रखा गया है, या यूं कहें कि जिसे सुरक्षित रखा गया है, उसमें क्या क्या है वो लिस्ट पूरी मैं आपके सामने रख रही हूं। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, ओट्स, बाजरा, कोपरा, स्यामक, कांगनी, कोदो, अमरंथ, छिलका समेत ये सारे अनाज की लिस्ट जो है मैं आपके सामने रख रही हूं। और सिर्फ गेहूं ही नहीं, उससे बना हुआ आटा भी। अब आटों में गेहूं, मक्का, बाजार में जो ये बाजरा जो है, और वो चावल, ये सब शामिल है। अजीत जी, बहुत सारे संशय थे, कहीं किसानों को नुकसान तो नहीं होगा, क्या है इस डील में? नहीं, देखिए अभी तो वार्ता चलेगी। अभी 13 तारीख से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत होगी। ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है, आईटीए है ये, और बीटीए पर, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर 13 तारीख से बात होगी। देखिए एक फ़र्क है, हम लोग बाकी देशों के साथ जो एफटीए हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये बायलैटरल है। और अभी जो आया है वो इंटरिम है। इसका मतलब अभी आगे बातचीत होगी। बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें स्पष्ट होनी बाकी हैं, जब और सारी चीज़ें सामने आएंगी। मोटे तौर पर लग रहा है कि ये जो कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जो वहाँ विदेश मंत्री ने वहाँ कहा था कि हमको जानकारी नहीं है, वाणिज्य मंत्री बताएंगे, वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है, वो सारी चीज़ें अब वो समाप्त हो गई हैं। एक मोटे तौर पर अंतरिम समझौता हो गया है, जिसकी चीज़ें हम लोग के सामने हैं। इसमें बेसिक बात यह है कि हम लोगों को अब तैयारी करनी है। जब बाजार हमारे लिए खुल रहा है, मान लीजिए 27 लाख करोड़ रुपए का बाजार अगर अमेरिका खोल रहा है हमारे लिए, और यूरोपीय यूनियन भी हम लोगों के लिए अगर 25 लाख करोड़ का बाजार खोल रहा है, तो हम लोग अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तभी तो उसका फायदा उठा पाएंगे। उनके पास तो सारी चीज़ें हैं, उनके पास जो उत्पादन की सारी मशीनरी है, उनके पास सप्लाई चेन उनकी बनी हुई है, उनको तुरंत बढ़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगर अमेरिका की ही बात करें तो हम लोग अमेरिका से 5 लाख करोड़ रुपए का सामान हर साल खरीदते हैं। अब इस समझौते के मुताबिक हम लोग 9 लाख करोड़ रुपए का सामान हर साल खरीदेंगे। 5 साल में 45 लाख करोड़ का सामान खरीदेंगे, तो उनको 4 लाख करोड़ का सामान और पंप करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम जो अमेरिका को 7 लाख करोड़ का सामान हर साल बेचते हैं, उसको कितना बढ़ा पाएंगे? क्या हम लोग उसको इसी साल से 10 लाख करोड़ कर सकेंगे? तो वो जो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी, तो मजबूती मिलेगी, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, तो हमारे यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार है? सारी चीजें हमारी उस वेल पोजीशन है कि हम लोग उसको शुरू करके बेचना शुरू कर दें। करूं तो इसमें चाहे वो मछली हो, चाहे वो कोकोनट हो, चाहे वो छोटे किसान हो, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, उसको लेके बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों, विशेष तौर पर एमएसएमई, किसानों, मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। एक बार आप सुने उनका बयान।
अच्छा, बयान नहीं है लेकिन पूरा एक स्टेटमेंट है और वो ये कह रहे हैं कि निर्यात भी बढ़ेगा, हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। अवधेश जी देखिए, 11-12 सालों में ये जो समझौता है इसमें एक सिद्धांत जरूर तय हो गया है और इंटरिम जरूर है, लेकिन कुछ चीजें इसमें फाइनल है। जैसे यूरोपीय संघ के साथ जो हमारा डील हुआ था वो एक फ्रेमवर्क था अमेरिका और दुनिया के लिए कि हम अपने मुख्य कृषि पैदावारों को हम अभी समझौते से बाहर रखेंगे। पहले भी देश को ध्यान रखना चाहिए कि पहले भी किसी का कृषि उत्पाद भारत में आने पर बैन नहीं था, लेकिन उन पर टैरिफ लगता था। आप मार्केट में जाते थे, सबसे मैं पूछता हूं तो आपको अमेरिकन सेब, अमेरिकन आम, अमेरिकन केले, यूरोपियन केले मिलते थे, लेकिन वो हमारे यहाँ के केले अगर 60 रुपये दर्जन था तो उनके केले 600 रुपये दर्जन होते थे, वो था। तो अभी भी उन सामानों को उसी प्रकार से रखा गया है, उसमें अंतर कोई नहीं आने वाला है जिसको लेके चिल्लाया गया था, और वो फाइनल है, वो इंटरिम नहीं है कि ये उत्पाद हमारे दूध है, चीज है, हमारे अपने फल है, जो हमारे मोटे अनाज है, नॉर्मल अनाज है, जो हमारी मछली है, हमारे यहाँ का मांस है, ये सब का पर फाइनल डील है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक समझ लेना चाहिए इस समय देश को। दूसरी बात जो समझने की है इसमें माइन्यूट डिटेल में जाने की बजाय कि भारत अब 1991 का देश नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हम आंख से आंख मिला के दुनिया से बात करेंगे जी, और हम बराबरी के आधार पर दुनिया के साथ समझौता करेंगे और दुनिया का नेतृत्व करेंगे, तो आपके साथ समझौते अब कृपा के आधार पर नहीं होगी कि भारत गरीब देश है इसलिए भारत को कृपा करके इस सब टैक्स कमाया जाए। आपको उसके अनुरूप, जैसा अजीत जी ने कहा, आपको अपने यहां का, जैसे मोदी जी ने आते समय जो मेक इन इंडिया की बात की थी, क्योंकि चीन को देखा था कि चीन आज क्यों इतने पायदान पर है, क्योंकि दुनिया के मैन्युफैक्चर सेक्टर वहां लगे हुए हैं, वहां सामान बनते हैं। तो हमारे यहां ये कोशिश हुई, लेकिन वो माहौल उस रूप में हमारे यहां नहीं बना जिसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सर, एक ये जो मैप मैं देख रही हूं, तो मेरे दर्शक भी जरा मैप को देखें। इंडिया एलिमिनेट्स ऑल लोअर टैरिफ्स ऑन ऑल द यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ वाइड एरे ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अगर ये कैमरा पर्सन दिखा सकें तो जरा इस मैप को देखें। आप इस मैप को देखें, पाकिस्तान को तो बड़ी बेचैनी हो रही होगी, नहीं है ना? देखो, हम लोग पाकिस्तान से हर बार, सुनो, पाकिस्तान नहीं, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि वो कितना उछल रहे थे पाकिस्तान कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है पहले जैसे नहीं रहे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि हम इतनी चमचागिरी किए, हमने उनको कहा कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिले और अंततः समझौता बराबरी का उसने भारत के साथ कर लिया, तो आपकी औकात क्या है? तो ये केवल पाकिस्तान का नहीं है, एक दुनिया जो रीशेपिंग हो रही है, दुनिया की एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है, उस व्यवस्था में भारत, यूरोपीय संघ, भारत, अमेरिका, और अभी जो भारत ने पहले अलग अलग देशों के साथ किया है, कल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ जो हमारा इंटेंट जो इंटेंट पर समझौता हुआ है, वो सब एक ढांचा बना रहा है। जो मैं ये जो ट्रंप के साथ जो हमारा समझौता है, जिसमें ये कहा जा रहा है ना, देखो $500 अरब की खरीद बढ़ा, हम तो खरीद लेंगे, ये 5 वर्ष में है। और इस ट्रंप के इस टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात अमेरिका में बढ़ा था। पिछले बार 60.05 जो है अरब डॉलर था अप्रैल से दिसंबर तक। इस बार अप्रैल से दिसंबर तक हमारा 65.88 अरब डॉलर था, तो हमारा बढ़ा था, इसके बावजूद नहीं घटा था, क्योंकि ये देश की पॉलिसी थी कि आप भेजो। हमारे व्यूअर को ये एक मन में जो भ्रम विपक्ष ने डालने की कोशिश की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एग्री सेक्टर में भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स का दखल हो जाए, तो वहां पर पूरा संरक्षण दिया गया है। ये बात गौर करने वाली है। अब बात बिहार से आ रही है, एक बड़ी खबर की करेंगे। पटना में आधी रात को जबरदस्त हंगामा हुआ। रात करीब 12 बजे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तारी हुई और इस दौरान पप्पू यादव ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। दरअसल पहले कोर्ट ने पप्पू यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ कुर्की और जब्ती का आदेश दिया था और इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। पप्पू यादव शुक्रवार शाम को ही पटना पहुंचे थे, लेकिन रात होते होते पुलिस पप्पू यादव के घर पहुंची, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। थोड़ी ही देर के बाद पप्पू यादव को मेडिकल के लिए ले जाया गया। पुलिस की मौजूदगी में उनका मेडिकल भी हुआ। पप्पू यादव पर धोखे से किराए का मकान कब्जाने का आरोप है, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सिविल में दीपक नाम का कोई
कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं। आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए, हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, तो वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। जानिए खतरा है भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि ये लोग मरवा भी सकते थे, और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता। अविश्वसनीय है, ये सांसद है और किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि मरवा सकते थे, एसपी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। गलत आप करें, कब्जा आप करें, धोखाधड़ी आप करें और सारा इल्जाम प्रशासन और पुलिस पर लगा दें। देखिए ये एक तरह का अपना ही एक तरह के कैरेक्टर हैं पप्पू यादव। एक ऐसा किरदार है जो हर समय लाइमलाइट में बने रहने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, और कई बार तो हमको लगता है कि जो इनके विरोधी लोग हैं वो भी इनको किसी न किसी तरह से हीरो बनाए रखते हैं, हाईलाइट किए रहते हैं। अभी इस बात का कोई मतलब नहीं था, इस पूरे विवाद का 31 साल पुराना विवाद है, कोर्ट का ऑर्डर है, एमपी है, ये पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब पुलिस पहुंची और उन्होंने इसमें मौके का लाभ उठा लिया। पुलिस को भी रात में जाकर के पता नहीं क्या उस तरह की ज्यादती करने की जरूरत थी, उनको अरेस्ट करना क्यों जरूरी हो गया। कई वारंट लोगों के यहाँ बरसों तक लोगों के वारंट लटके रहते हैं। तो अब ये इनको एक मौका मिल गया है, पप्पू यादव इस पर अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, अपने को शहीद बता रहे हैं, क्योंकि ये रोज सरकार के खिलाफ किसी न किसी विषय पर मोर्चा खोले रहते हैं। एक जहानाबाद की जो बेटी के साथ बलात्कार और हत्या की खबरें हैं उसमें भी इन्होंने लीड ली हुई है, उसके भी ये हीरो हैं। तो अब इस चीज को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं ये कि जैसे ये सरकार के खिलाफ मामले उठाते हैं इसलिए उनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। ड्रामा करने में तो इनकी कोई सानी नहीं, कैसे कैमरे के सामने एक एक गोली फांकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ड्रामा तो एक जो है वो असम में भी हो रहा है। असम वाला ड्रामा आपको बताती हूँ। असम में चुनाव है, लेकिन उससे पहले वहां बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को लेकर सियासी बवाल है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मियां यानी कि बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को लेकर बयान दिया था। इस पर सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान नाराज हो गए। उन्होंने असम के सीएम पर पलटवार किया। ओवैसी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को छोटा आदमी करार दिया और कहा कि अगर वो 2 रुपए भीख मिलेगा तो मैं उसे दूंगा। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम वासियों से अपील की थी कि अगर रिक्शा वाले 5 रुपए मांगे, और रिक्शा वाले ही नहीं, कोट एंड कोट मियां रिक्शा वाले 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए देना ताकि वो असम छोड़कर चले जाए। लेकिन अब जो ओवैसी ने कहा वो भी आप सुने। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইছ্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকুৱা নাই, লুকাইছো নেকি? कहां भारत इतनी बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है, ये अभी भी 2 रुपए 5 रुपए 4 रुपए अवधेश जी, इतनी सतही, क्या मैं ये बोल सकती हूँ तुच्छी किस्म की भाषा चल रही देखो, है? कोई भी डील, हमारा देश जब सुरक्षित रहेगा, अभी ईरान में जब हम लोग आगे साथ चर्चा भी करेंगे, आपने देखा है कि एकदम 3 पंक्ति का है कि जो भी दोहरी पासपोर्ट वाले, नागरिकता वाले हैं तुरंत देश छोड़ दें। सेकंड में आदेश जारी कर दिया है जब देश पर हमला होने वाला है तो। और ये जो हिमंतो बिस्वा शर्मा का जो बयान है, तो प्रधानमंत्री ने तो बाजाप्ता उसके लिए एक मिशन बनाया है
कि हमको जो है ये डेमोग्रेसिव चेंज जो हो रहा है घुसपैठिए से, उस पर काम करना है। बीजेपी का एक एजेंडे में है और देश का एजेंडा होना चाहिए। अब ओवैसी साहब को अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों से, ये तो पता इसका मतलब क्या हुआ, उनकी पॉलिटिक्स को इस देश के मुसलमानों ने धीरे धीरे स्वीकार किया है। बिहार में उनको सीटें मिल रही हैं, महाराष्ट्र में उनको विजय मिल रही है लोकल चुनाव में, तो उनको जिम्मेवार होना चाहिए। भारत के मुसलमानों का विषय नहीं है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि AIMIM वहां जाकर असम में जिसके साथ भी हतोत्साहित करने के कदम उठाए जाएंगे उनके साथ खड़ा होके उनका बांग्लादेशी घुसपैठियों को धन भी देगा, जान माल की रक्षा करेगा? क्योंकि वो कहने की छोटी बात है कि तुमको 2 रुपया देता हूं। उन्होंने, उनका जो पूरा एक पैकेज है असम गवर्नमेंट का कि हमको उनको हतोत्साहित करना है कि हमारा देश छोड़ें। यहां जब तक उनको कष्ट नहीं होगा, बांग्लादेशी घुसपैठी यहां से जाएंगे नहीं। तो उसमें जनता को कहे कि भाई तुम अगर उसके रिक्शा पर बैठते हो ना, 5 रुपया मांगता है, उसको 4 रुपये दो। लेकिन गेहूं के साथ घुन भी तो पिस जाता है ना अवधेश, इस तरीके का बयान बाकी मुसलमानों के ऊपर भी तो भारी पड़ सकता है। तो जो लोग उसके साथ देंगे उन पर भारी पड़ना चाहिए। मुसलमानों को भी कहना चाहिए कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध है, ये काम हम भी करेंगे। अगर कोई ये कह रहा है, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर इस आदेश को गलत कह रहा है तो फिर तो उसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा ना कि देश के प्रति निष्ठा क्या है आपकी। प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि इस देश में दुर्भाग्य यह है कि मुसलमानों में जो बड़े बड़े चेहरे हैं किसी इशू पर उठ के नहीं आते हैं साथ देने की। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कहां घुसपैठी है, कितने SIR ने ढूंढ लिया, ये तो सवाल होता है। लेकिन ये सवाल ही कोई नहीं करता है। उन्होंने उसको टर्न दे दिया है। ओवैसी साहब ने गलत। अरे डील तो हम करेंगे जब देश हमारा अंदर से सुरक्षित हो, शक्तिशाली हो। आखिर लास्ट में बोला, आखिर ऑपरेशन सिंदूर के समय जब एक आदेश हुआ तो आपको पता चला ना कि 50-50 साल से इस देश में रहे यहाँ के नागरिक नहीं है, पाकिस्तानी के नागरिक है, उनके बच्चे पैदा हो गए, इस देश में नौकरी कर रहे हैं और इस देश को पता ही नहीं था। तो ऐसे हमारे देश में भरे पड़े हैं लोग अभी। अच्छा 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। देखिए ओवैसी साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। उनकी जो जिम्मेदारी होती है, उनका 4 और 5 रुपया वाला बयान अब कोई चर्चा में नहीं कर रहा था 8-10 दिन से, ठीक है। तो उन्होंने अब बयान दे दिया। उनकी एक जिम्मेदारी है कि ये इस मामले को जा करके वहां उठाया जाए असम में, ताकि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो। अब वो उन्होंने अपना काम कर दिया है। ठीक सर। अच्छा, असम में तो विधानसभा चुनाव है, तेलंगाना में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, इसे लेकर वहां भी मुस्लिम पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वादा किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने सर्वे करवा लिया है, इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। इसके बाद मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में। वो आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक ही पूछ रहा है कि भाई हिस्सा कहाँ है, अब गिने क्या, गिनती किए क्या। इसीलिए हम लोग जो सर्वे किए, सिपेक सर्वे, माइनॉरिटी का पूरा बराबर हिस्सा करके जितने लोग हैं हिसाब करके हम लोग तैयार किए। आगे कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर 4% रिजर्वेशन का मसला आएंगे, ये कागज ले जाकर ये हिसाब किताब कोर्ट के सामने रखे तो 4% रिजर्वेशन परमानेंट हो जाएंगे। अमित शाह जी ने जो भाषण दिया चवेला में, 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम निकाल देंगे। तेलंगाना में सरकार बनाए तो हम 4% रिजर्वेशन निकाल देंगे। मैं मोदी जी, अमित शाह जी से सवाल कर रहा हूँ, हिम्मत है तो तेलंगाना में सरकार बना के दिखाओ। जो नफरत फैलाने वाले का तो अपने को पता है, वो सामने खुल के दिख रहा है, खुल के बोल रहा है, उसको हम पहचान सकते हैं। जो आदमी मुखौटा डालकर अपने को जो धोखा दे रहा है, धोखेबाजियों को पहचानो। वो कोई भी हो, कैसे भी हो, धोखेबाजों को पहचानना बहुत जरूरी है आज के तारीख। मुस्लिम वोट के लिए कितना रिजर्वेशन और कितना कंफर्म सीट, वो तो रास्ता समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे उधर खुला बोल रहे हैं, यहाँ भी खुला बोल रहे हैं। देखिए ये बड़ा एक सैद्धांतिक मुद्दा है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे या नहीं देंगे। ये बड़ा सैद्धांतिक मुद्दा है और धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके पास क्या सोशियो इकोनॉमिक उनकी स्टेटस का है, उनका स्थिति, उनका डाटा है कि सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं वो, उनको आप देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये जो जाति गणना करा रहे हैं, जिस आधार पर राहुल गांधी कहते हैं ना कि बिहार वाला फर्जी था और कर्नाटक तेलंगाना में बहुत
साइंटिफिक तरीके से हम सर्वे करा रहे हैं। तो वहीं रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि वो डाटा हम जब सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा तो हम पेश करेंगे, हमारे पास ये डाटा है जिसमें ये मुस्लिम समाज के लोग सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इनको हम 4% आरक्षण देना चाह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में वो बात रखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना है, उसके बाद गेंद भारत सरकार के कोर्ट में होगी। धर्म के आधार पर कोई स्टेट थोड़े आरक्षण दे देगा। लेकिन इनका काम तो बन गया, इन्होंने तो अपनी बात कर दी। जब तक फैसला आएगा, जब उसने तक कहा था, नतीजा हमको आएगा। तो रेवंतुद्दीन भी आप कहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनका उसी में भाषण है आगे। आप ही तो बताए थे कभी एबीवीपी में भी रहे तो हैं। रेवंतुद्दीन कहो तो कोई फैसला नहीं। आंध्र सरकार ने ही यूपीए शासन काल में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था, वो सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। वो सोनिया गांधी के प्लानिंग में था, रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया गया था मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, तो वो उनकी योजना में है। ओवैसी को वोट बढ़ रहा है, छटपटाहट हो रही है, इसलिए ये रिजर्वेशन की बात हो रही है।